एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए और कमेंट करके बताइए आवाज़ क्लियर है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आवाज़ क्लियर है। और जियो वाले जी, हाँ सर बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आ जाइए जल्दी से जितना जल्दी आ जाएंगे उतना जल्दी, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा सभी का। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन का है जड़त्व। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम, यहाँ बताया गया कि जड़त्व का जो नियम है ये न्यूटन के गति विषयक का जो प्रथम नियम है। जड़त्व का जो नियम हमारा है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला जो हमारा आंसर है आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉन डाल्टन ने या स्टीफन हॉकिंग ने। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम, जड़त्व संबंध का नियम किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, कि जॉन डाल्टन ने दिया था, स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में क्वेश्चंस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। ओजीए वाले का ए आ गया है, और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जड़त्व का जो नियम हमारा है, जड़त्व के नियम का जो प्रतिपादन जो है, जिसको न्यूटन का प्रथम नियम भी बोला जाता है, जड़त्व को नियम को न्यूटन का प्रथम नियम भी बोला जाता है, जो इसका प्रतिपादन हमारे न्यूटन साहब ने दिया था। इन्होंने इन्होंने न्यूटन साहब ने हमारा पहला नियम, ये पहला न्यूटन का गति विषयक जो है प्रथम नियम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। सूरज साहू जी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सूरज साहू जी। चलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आइजैक न्यूटन। तो जड़त्व का जो नियम हमारा है उसको आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जब क्या है, अब इसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, जब एक कार एक मोड़ लेती है, जब कार क्या मोड़ पर मुड़ती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जब कार क्या है एक मोड़ पर मोड़ लेती है तो क्या है, एक बल लगता है जो हमें क्या बाहर की ओर धक्का देता है। तो उस बल का नाम हमें बताना है कि केंद्राभिमुख बल है, कि अपकेंद्री बल है, कि तनाव बल है, कि फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल है। अर्थात वह कौन सा बल है जो जब हम कार या मोटरसाइकिल में जब सवार होते हैं, जब हम मोड़ पर अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं तो हमारे केंद्र के बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है। तो उस बल को क्या बोला जाता है बताइए आप लोग, कि केंद्र विमुख बल है, कि अपकेंद्री बल है, कि तनाव बल है, कि घर्षण बल है? इसका राइट आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखा, केंद्र विमुख बल जो होता है अर्थात जो केंद्र की तरफ लगता है, जब कोई कण या कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती रहती है, जब कोई वस्तु या कण जो या पिंड होता है वृत्ताकार मार्ग पर गति करती रहती है तो उसके केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको केंद्राभिमुख बल बोलते हैं। और जो हमारा अब केंद्रीय बल होता है केंद्र के बाहर, अब केंद्रीय बल जो होता है हमारा जो केंद्र के बाहर, जैसे ये सर्कल हमारा है ना, जब कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी जब इस देखिए जैसे मोड़ लेती है तो एक केंद्र की तरफ बल लगता है, फोर्स लगता है, जिसको एक केंद्र की तरफ बल लगता है जिसको अभिकेंद्र बल बोला जाता है या केंद्राभिमुख बल बोला जाता है। और एक बल क्या लगता है, केंद्र के बाहर लगता है, जिससे कि हम क्या है जब मोटरसाइकिल को मोड़ते हैं तो हम गिरते क्यों नहीं है, वो जब दोनों जो केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल है और जो बाहर की तरफ लगने वाला बल, दोनों क्या है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसके कारण क्या है हम लोग मोड़ पर गिरते नहीं हैं। ठीक है, आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है हमें। अब बाहर की तरफ क्या लगता है, अभिकेंद्री बल जिसको बोला जाता है, बाहर की तरफ आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग क्या गिरते नहीं है। तो हमारे केंद्र की बाहर की तरफ पूछा गया है तो केंद्र के बाहर तरफ हमारा क्या अपकेंद्री बल लगता है, अपकेंद्री बल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस लवर जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया। ओजे वाले का ए आया है भैया, इसका होगा बी होगा अपकेंद्री बल। कहा गया है जो केंद्र के बाहर की तरफ लगता है, अर्थात जो केंद्र के बाहर की तरफ लगेगा उसको अपकेंद्री बल बोलेंगे। ठीक है, जो वॉशिंग मशीन हमारी होती है वो अपकेंद्री बल पर सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, जो केंद्र की बाहर की तरफ लगता बल है उसको अपकेंद्री बल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है, बिजली की जो मोटर है वह रूपांतरित करती है। बिजली की मोटर क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहला है।
दूसरा है तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा कि बिजली की जो मोटर होती है, बिजली की जो मोटर होती है वो उसका कार्य क्या होता है। बिजली की जो मोटर होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। चलिए, अर्थात जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है इसको जनरेटर बोला जाता है। जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और पूछा क्या क्या है, बिजली की जो मोटर होती है, बिजली की जो मोटर होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो बिजली की मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक जनरेटर रूपांतरित करता है। इसका बताइए कि एक जनरेटर क्या करता है, एक जनरेटर का क्या वर्क है, बताइए। जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, चलिए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा, बताइए जल्दी से। एक जनरेटर का क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो जनरेटर होता है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इसका क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, यह हो जाए बल्ब। बल्ब जो हमारा होता है, बल्ब बल्ब का क्या काम है, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यान के अंदर अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं, ज़्यादा कम शून्य जी फोर्स पर निर्भर करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं, जब अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं, इसका राइट आंसर बताइए कि वो कौन सा वजन महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। शून्य, अर्थात कोई वजन महसूस नहीं करते हैं अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है, जल विद्युत, बताइए जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है। जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है। गतिज, अच्छा गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी को ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या तो वायु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जल विद्युत क्या करता है। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि जल विद्युत क्या करता है, जल विद्युत क्या करता है। जल विद्युत कैसे बनाया जाता है, बड़े बड़े बांध बनाकर वहां से पानी को क्या तेज तीव्र गति से क्या गिराया जाता है टरबाइंस पर, जिसके कारण क्या होता है, टरबाइंस क्या है मूविंग करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जल विद्युत का क्या काम है, बड़े बड़े टरबाइंस बनाए जाते हैं। टरबाइंस जब पानी छोड़ा जाता है, बड़े बड़े क्या बांध बनाकर टरबाइंस के ऊपर क्या हो, पानी को फ्लो को छोड़ा जाता है तीव्र गति से, जिससे कि टरबाइन हमारी क्या कहती है, गति करती है, और हमारी क्या गति करने से क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, चलिए बताइए कि पेंडुलम जो घड़ी है इसका आविष्कार किसने किया था। भैया पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि साथ क्या होगा, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो, थॉमस एल्वा एडिसन, या
फ्रेडरिक जोन्स या क्रिश्चियन हॉगिंस? इसका आप लोग कमेंट करके राइट आंसर बताइए। आप बताइए कमेंट करके। माया यादव जी का आ रहा 7 का ए। और लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। कमेंट करके आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ओजी वाले का 7 का डी। अच्छा बताइए, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए। गैलीलियो ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? ये कमेंट करके बताइए आप लोग। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कमेंट करके आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो साहब जो कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है जी, माया यादव जी बहुत बढ़िया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। और जो हमारा ये पेंडुलम घड़ी का आविष्कार इसको इन्होंने किया था क्रिश्चियन हॉगिंस ने। इन्होंने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान इंटू बल, द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे वेग, या द्रव्यमान और त्वरण, या द्रव्यमान और जड़ता। जड़ता या जड़त्व बोल लीजिए इसको, जड़त्व। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून राजेंद्र श्रीवास्तव जी। ओनली सक्सेस जी का आ रहा है P बराबर m इंटू वी। संवेग को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? कमेंट करके बताइए। 8 का आप लोग बताइए कि द्रव्यमान संवेग को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जल्दी से अभी लोग कमेंट कीजिए कि तो संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। संवेग जो हमारा है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है, सदिश राशि। संवेग भैया हमारा क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या हमारा? सदिश राशि है। चलिए, इसका जो मात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम होता है मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा भैया? मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। संवेग को द्रव्यमान इंटू वेग के, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? जड़त्व, बल, संवेग या वेग? इसका कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? बताइए कमेंट करके कि क्या हो गया अपना? जड़त्व, बल, संवेग और वेग। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अकेले नहीं? जड़त्व क्या? जड़त्व किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाय न लगाया जाए। अब बल क्या होता है? किसी पिंड पर लगाया गया जो बल होता है जब बराबर या में होता है। किसी पिंड पर लगाया गया जो बल होता है उस पिंड के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न जो त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। संवेग अभी बताया हमने, P बराबर m इंटू वी होता है। और वेग जानते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, मिस अग्रवाल जी का ए आ रहा है। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, इसके पहले वाले का होगा शायद। चलिए, माया यादव जी का भी ए आ रहा है। प्रकृति में अकेला कौन नहीं? जड़त्व। जड़त्व क्या? जड़त्व क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में रहे, विराम अवस्था में रहेगी। ये तो होगा नहीं अपना। जो हमारा बल है,
बल हमारा क्या है, ये प्रकृति में अकेला नहीं, फोर्स बल में F बराबर mg के अनुसार भी देखा जाए तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण भी काम करता रहता है हमेशा ना, इसलिए ये प्रकृति में हमारा अकेला नहीं है, फोर्स हो जाएगा। ओजी वाले का आ रहा है 9 का बी, बहुत बढ़िया ओजी वाले जी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स, हो जाएगा बल, हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को करने का नियम दिया था, बल को प्रतिपादित करने का नियम दिया था, ठीक है, प्रतिपादित करने का नियम दिया था चार्ल्स कुलाम ने, कुलाम भैया, माइकल फैराडे ने, या आर्किमिडीज ने, चार्ल्स डूफे ने। तो इसका राइट आंसर बताइए कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाए कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने जो आवेशित कण होते हैं उसका नियम प्रतिपादित किसने किया था, चार्ल्स कुलाम, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने या चार्ल्स डूफे ने। तो 10 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 का राइट आंसर माइकल फैराडे आ रहा है, माया यादव जी का 10 का बी, और लोग कमेंट कीजिए। तो 10 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे आवेशित कणों का जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम ने इस नियम को, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा ना, दो बिंदु आवेशों, तो यहाँ वही बताया गया है कि वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों कहा गया है, दो आवेशित कण Q1 Q2 आपने पढ़ा होगा, Q1 Q2 दो बिंदु आवेशित कण होते हैं, इसके बीच क्या लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। जबकि हमारे न्यूटन साहब के नियम क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, उसमें केवल आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। ये डिफरेंट है दोनों में, कूलाम के नियम में और उसमें क्या बोलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में, यही डिफरेंट है कि न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसमें दो 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 पिंडों के मध्य लगने वाला केवल आकर्षण बल होता है, जबकि हमारे आवेशित कणों में क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे तो आकर्षण होगा। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स कूलाम ने, मिस अग्रवाल जी का, बहुत बढ़िया मिस अग्रवाल जी, इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है। ओजी वाले का भी ए आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोग है, चलिए बताइए, मैकेनिकल एनर्जी एंड और गतिज ऊर्जा का संयोग है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला जो है स्थितिज ऊर्जा दिया गया है, चलिए भैया स्थितिज ऊर्जा, दूसरा क्या है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, ऊपर नीचे हो गया सी, परमाणु ऊर्जा, और चौथा क्या है रासायनिक ऊर्जा। ये एलएलपी में पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन, तो इसका आप लोग 11 का कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो संयोजन होता है हमारा, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के, मिस अग्रवाल जी का ए आ गया। चलिए आगे कमेंट कर लीजिए सभी लोग, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, चलिए न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, तर्क, न्यूटन द्वारा तर्क, ज्यामिति, गणना या बीज गणित। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, माया यादव जी का ये आ गया है। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, तर्क, ज्यामिति या गणना। आप लोग कमेंट कीजिए 12 का राइट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, 12 का राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गणना। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया था, तो वो गणना का आविष्कार किया था इन्होंने। ओजी वाले का आ रहा है 12 का सी, बहुत बढ़िया है ओजी वाले जी, और लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 हो गया, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक विदों ने
उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। चलिए, उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या किसने की? माया यादव जी, गणना। बहुत बढ़िया। अब 13 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भौतिकीविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की गणना की। उत्प्लावक बल आप लोग जानते ही होते हैं, जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो द्रव के द्वारा क्या है, विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, बल लगता है उस वस्तु पर, जिसके कारण क्या वस्तु का भार क्या होता है, हल्का हो जाता है। और जो वह नीचे से फोर्स लगा, अप्लाई किया गया, वो जो फोर्स लगा है द्रव द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं, उत्प्लावक बल। जो द्रव जो किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है वस्तु पर, जिससे कि वस्तु का भार क्या हल्का हो जाता है। वही जो फोर्स होता है हमारा, उसको हम उत्प्लावक बल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि आर्किमिडीज, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम ने या आइजैक न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 13 का राइट आंसर, ओजीए वाले का 13 का ए आ रहा है, और लोग कमेंट कीजिए। मायादू जी का सी आ रहा है। कुलाम का नियम अभी नहीं होगा, कुलाम का नियम अभी आप लोग को हमने बताया था। आप लोग फिर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि इस 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस जो ये नियम है, इस नियम का जो प्रतिपादन हमारा क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज ने इस नियम को का आविष्कार किया, आर्किमिडीज ने इस नियम को प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में क्या होता है, कमी आ जाती है। तो यह जो कमी होती है वस्तु द्वारा लगाए गए जल के भार के क्या होती, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माया यादव जी का आ गया आर्किमिडीज। चलिए अब इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब गति का पहला नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या गति का दूसरा नियम। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, को जड़त्व का नियम बोला जाता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है उससे हमारे बल की व्याख्या प्राप्त हुई है, बल का सूत्र प्राप्त हुआ है, F बराबर m में, संवेग संरक्षण का नियम जिसको भी बोला जाता है। ठीक है, F बराबर m में दूसरा नियम से प्राप्त हुआ। और तीसरा नियम जो हमारा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम किसी वस्तु पर जितनी क्रिया करेंगे वह वस्तु भी प्रतिक्रिया के रूप में उतनी ही वर्क हम पर करती है। तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए ओजीए वाले का 14 का सी आ गया, और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जो जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, या जो उदाहरण है मैं न्यूटन का जो गति विषयक तीसरा नियम है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का क्या होता है? चलिए अब ये बताइए, इसको बताइए कमेंट करके। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है? चलिए पहला क्या है, इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहा गया है कि इसकी जब कोई वस्तु होती है, वस्तु को ऊंचाई से, मान लीजिए छत पर से, किसी छत पर से कोई वस्तु का गिराई जाती है, तो बताइए उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, वही इसमें पूछा गया है। तो क्या ये सपोज दैट, मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं, अब उस पर कल्पना कीजिए कि क्या होगा उसमें, क्या क्या उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो अपना गलत हो गया। चलिए, क्योंकि परिवर्तन तो होगा कि कोई वस्तु गिराई जा रही है, उसकी गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी तो बढ़ेगी, ये तो जरूर होगा। दूसरा का इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। ये कहा बोला है, इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है, ये भी नहीं होगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, दोनों कम होगी इसमें बोला है, ये भी नहीं होगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा
कम हो जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब यहाँ से किसी वस्तु को जब गिराते हैं तो ये स्थिर अवस्था में रहती है ना, स्थिर अवस्था में रहती है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी और गति ऊर्जा क्या हो, बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा लगातार किसी वस्तु को जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओजी वाले का 15 का डी आ गया, या चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 16 नंबर पर। इसको देखिए, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है, मैकेनिकल एनर्जी किसका योग है, मैकेनिकल एनर्जी किसका योग है। चलिए माया यादव जी का डी आएगा, बहुत बढ़िया माया यादव जी। अब 16 का आप लोग आंसर कीजिए कि 16 का क्या हो जाएगा। 16 का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए कि 16 का क्या होगा। 16 को बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो किसका योग है। आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस ऊष्मा, गतिज ऊर्जा, गतिज गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। 16 का 16 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो किसका योग होता है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमारा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के संयोग से मैकेनिकल एनर्जी का निर्माण होता है। ओजे वाले का 16 का ए आ गया, 16 का सी माया यादव जी। इसका ध्यान से देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। 16 का ए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आप बताइए समीकरण में यफ किसके बराबर है। चलिए अब ये बताइए समीकरण में यफ जो होता है हमारा बल होता है वो किसके बराबर है, बल हमारा किसके बराबर है। एक बार कमेंट करिए सभी लोग कि बल जो हमारा है वो किसके बराबर है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। U प्लस AT mgh ma mv, चलिए किसके बराबर है। अब बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा कि जो हमारा समीकरण में यफ किसके बराबर है। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से कि समीकरण में जो यफ होता है हमारा किसके बराबर है। ओजी वाले का 13 का सी आ गया। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यफ बराबर हम जानते हैं कि यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर यम में होता है। चलिए, और यम इंटू वी किसके बराबर होता है, पी बराबर यम इंटू वी होता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है, मैं यादव जी ये बराबर यम में। ठीक है, पी बराबर क्या होता है, यम इंटू वी होता है। और वी बराबर यू प्लस एटी होता है, गति का वी बराबर यू प्लस एटी होता है, वी बराबर यू प्लस एटी। ये गति का प्रथम समीकरण है हमारा। गति का प्रथम समीकरण क्या है, यू बराबर वी बराबर यू प्लस एटी, एम जी एच का यू बराबर एम जी एच होता है, यू बराबर होता है एम जी एच। ठीक है, यू बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है। और वी बराबर यू प्लस एटी, यू बराबर एम जी एच, एफ बराबर एम ए होता है, और पी बराबर एम इंटू वी होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो गति का प्रथम समीकरण क्या है, वी बराबर यू प्लस एटी। दूसरा समीकरण क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a गति का, ये 3 समीकरण है। ठीक है, चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया अपना। अब आते हैं 18 नंबर पर। चलिए, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। इसका रेखीय संवेग क्या होगा बताइए। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग पूछा है, v का मान पूछा गया है। गतिज ऊर्जा जो दी गई है प्रारंभिक का 256 दिया गया है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। देखिए हम क्या होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो केवल हमारा वी से रिलेटेड है, तो हाफ एम बी क्या होता है, कांस्टेंट हो गया है, इसको नहीं लेंगे। हाफ एम बी कांस्टेंट हो गया है, नहीं लेंगे। या तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग पूछा गया है। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कि 256 गुना होता है, प्रारंभिक का दिया गया है, अर्थात V2 हम मान लेते हैं, प्रारंभिक का V1, ये इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, इसको K1 मान लेते हैं, और ये K2 का मान दिया गया है, तो हाफ एम V2 स्क्वायर लिख लीजिए, V1 हो गया, तो इसी से पूरा कट जाएगा, अर्थात V2 V1 अपान V2 बराबर हो जाएगा 256/1 इसका होल स्क्वायर। तो V1 क्या हो जाएगा, 16 में 256 होता है ना, तो रेखीय संवेग कितना हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। इसके प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। इसके प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा, 16 गुना। 16 में 256 होता है, सीधा सीधा ऐसे ही निकाल सकते हैं कि रेखीय संवेग पूछा गया है। नया रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, पुराना रेखीय संवेग एक मान लीजिए, ऐसे भी मान लीजिए पुराना रेखीय संवेग एक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाले, 256 का वर्गमूल निकाल, 16 में 256 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक का 16 गुना हो जाएगा। चलिए 18 हो गया ना, अब 19 पे चलते हैं। संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई बताइए, संवेग का मात्रक बताइए। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि संवेग का मात्रक क्या होगा। संवेग का मात्रक आप लोग कमेंट करके बताइए, संवेग की इकाई क्या होगा। संवेग की इकाई बताइए कि संवेग की इकाई क्या होगा। संवेग P बराबर m इंटू वी होता है, अभी हमने आपको बताया था कि संवेग P बराबर m इंटू वी होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन में कहाँ पर है देख के बताइए। माया यादव जी का ए आ गया। चलिए अब 19 का कमेंट करके बताइए कि 19 क्या होगा। 19 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि संवेग P बराबर हमने लिखा ना कि द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, वेग का मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब ऑप्शन में ठहरिए कहाँ पर है, ढूंढिए कि ये ऑप्शन में कहाँ पर है। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, अब लिख भी दिए हैं, अब कमेंट कीजिए। ओजी वाले का 19 का बी आ गया, और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम, बी नंबर हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर सेकंड के ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा बस। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। चलिए बताइए, किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। किए गए कार्य की मात्रा बताइए आप लोग जल्दी से। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा बताइए। कार्य पूछा गया है, अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी कार्य कहलाती है। W बराबर होता है, W बराबर होता है F इंटू डी कास थीटा होता है ना, F इंटू डी कास थीटा। तो यहाँ कास थीटा, इसमें एंगल कोई दिया नहीं है, F इंटू डी हो जाएगा। अब बताइए, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की जो क्रिया होती है हमारी कार्य कहलाती है। तो इसका बताइए कार्य का मात्रक हमारा ये, इसका देखिए 1 न्यूटन का बल लगाया, 1 मीटर विस्थापित किया, तो इसका कितना हो जाएगा, W बराबर 1 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, या फिर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, 1 जूल। ठीक है, 1 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। अब एक हार्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट, 786 वाट, 768 वाट, 764 वाट। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, एक हार्स पावर क्या होता है का राइट आंसर बताइए। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है,
एक हार्स पावर बराबर बताइए, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है कि 746 वाट, 786 वाट, 768 वाट, 764 वाट। आरपी मोटिवेशन का ए आ गया, ओनली सक्सेस जी का ए आ गया, लौकेश यादव, लौकुश यादव 746 वाट भैया। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और लोग कमेंट करके बताइए भैया कि इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है 746 वाट। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट होता है, ठीक है। ओजी वाले का भी आ गया 746 वाट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़िए अब। चलिए बल की परिभाषा को किसी आधार पर व्याख्यित किया जा सकता है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यित किया जा सकता है, न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार, न्यूटन के गति का दूसरा नियम के अनुसार, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। जो बल की परिभाषा है उस किस न्यूटन के किस नियम से प्रतिपादित हुई है, किस नियम से उसका हो गया है, पहले न्यूटन के गति का पहला नियम या दूसरा या तीसरा या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम, बताइए कमेंट करके बताइए भैया जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। न्यूटन का गति विषयक जो पहला नियम है जड़त्व का नियम है, न्यूटन का जो गति विषयक दूसरा नियम है उसी के साथ संवेग संरक्षण का नियम जिसे बोला गया है, उसी से हमारे बल की परिभाषा निकल के आई है F बराबर m में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम, अर्थात बी नंबर हो जाएगा जिसका राइट आंसर। तो हमारा बी सही है। लवकुश यादव जी बहुत बढ़िया, लवकुश यादव जी इसका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम या बराबर यम में इसी पिंड पर लगाया गया जो बल होता है पिंड के द्रव्यमान और गुण त्वरण उसके उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात यह बराबर यम में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बताइए जब एक 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण पूछा गया भैया। चलो उत्पन्न त्वरण बताइए क्या होगा, उत्पन्न त्वरण क्या होगा इसमें बताइए। अनुज गुप्ता जी का आ गया बी, न्यूटन गति का दूसरा नियम माया यादव जी का। अब चलिए अब इसका बताइए 23 का क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी एफ बराबर एम ए से हमने आपको बताया, तो एफ बराबर एम ए का ही इसमें फार्मूला लगेगा। बताइए क्या कहा गया, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु, अर्थात यहाँ रख दीजिए फार्मूले पर एफ बराबर एम ए पे फार्मूले पर रखिए। इसमें हमारा त्वरण क्या है पूछा गया है, त्वरण भैया क्या क्या किया गया है पूछा गया है, त्वरण हमारा क्या किया गया है त्वरण हमारा क्या पूछा गया है। तो एफ का मान दिया है 21 न्यूटन, एफ का मान दिया है ना 21 न्यूटन, और क्या बोला गया है 3 किलो द्रव्यमान का लगाया गया, इसमें ए पूछा गया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अनुज गुप्ता जी का 7, बहुत बढ़िया अनुज गुप्ता जी। और लोग कमेंट कीजिए 23 का बी ओजी वाले का, और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इसको हम इसको जो इसको ऊपर करेंगे तो इसको ऊपर इनवर्स 2 लग जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो इसका सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 को हो गया ना, 24 वाले पे चलते हैं। चलिए बताइए इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, बताइए। संवेग, द्रव्यमान, बल या जड़त्व। आप लोग अब कमेंट कीजिए 24 का क्या होगा, 24 का राइट आंसर बताइए क्या होगा 24 का। लेकिन कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, इसका राइट आंसर बताइए। 24 का राइट आंसर क्या होगा, संवेग, द्रव्यमान एवं गुण संवेग क्या द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तो हमारा अकेला हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं, या बराबर यम में हो गया। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अब इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। अनुज जी का आ गया डी, लवकुश यादव जी का आ गया डी, और लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई है एक वस्तु की, अर्थात कहा गया है कि एक वस्तु जब स्थिर अवस्था में तो स्थिर में रहेगी, समान गतिशील में गतिशील में रहेगी, वो बदलती या बदलने का प्रयास करती है, उसका क्या हो जाएगा बताइए। आरपी मोटिवेशन का डी,
इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। अनुज गुप्ता जी कह रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट रूल से, बहुत बढ़िया। ठीक, ये जड़त्व का नियम हमारा है, न्यूटन का जो पहला नियम हमारा है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि कोई इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। हमारे न्यूटन साहब ने पहला नियम दिया था, इसको जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, ये सब बोला जाता है ना, तो हमारा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भैया जी। अनूप गुप्ता जी बढ़िया है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। चलिए अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है जल विद्युत गृह में, आप लोग कमेंट करके बताइए। जल विद्युत गृह, जल विद्युत गृह जहाँ होता है में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जल विद्युत गृह जहाँ होता है, जहाँ पे जल का स्रोत को इकट्ठा किया जाता है, नहीं तो जल को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, उसकी जल की गति को क्या करता है, बढ़ाया जाता है, इसको टरबाइंस पर प्रोवाइड किया जाता है। अनुज गुप्ता जी का सी आ गया, स्थिति ऊर्जा। और लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा, बताइए कमेंट करके। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, तो जल का टरबाइन के द्वारा जल को एकत्रित किया जाता है, और उसको क्या है अत्यधिक फोर्स के साथ क्या है टरबाइनों पर क्या छोड़ा जाता है, तो अर्थात जल की गति ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भैया। ठीक है, जल को क्या किया जाता है, ऊंचाई से टरबाइनों पे उसकी गति ऊर्जा को बढ़ा के छोड़ा जाता है, ओनली सक्सेस डी, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। तो ये जहाँ पे जल विद्युत गृह का होता है, जहाँ पे टरबाइन बनाकर जल को एकत्रित करके ऊंचाई से उसको जल को छोड़ा जाता है, तो जल की गति को बढ़ाया जाता है, जब उसको टरबाइन पे उसको वो ऊर्जा पड़ती है, तो वो जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। तो इसकी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, आरपी मोटिवेशन का डी, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। चलिए इसका बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जो होती है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में कि रासायनिक ऊर्जा में। कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग, 26 का कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ओजीए वाले का 26 का बी आ गया। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। अनुज गुप्ता जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया अनुज यादव जी, अनुज गुप्ता जी। और लोग कमेंट कीजिए, ओनली सक्सेस जी का ए आ गया, आरपी मोटिवेशन जी का ए आ गया जी, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर हमारा गतिज ऊर्जा में, अर्थात जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो जो बंदूक की गोली का स्थिति ऊर्जा में रहती है, जब उसको दागा जाता है, चलाया जाता है, तो उसकी क्या हो जी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय, चलिए अब इसका बताइए कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है। पहला अपना रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा है ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, और चौथा हमारा डी है ताप ऊर्जा। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जब एक धनुष से तीर को छोड़ते समय, जब छोड़ते समय अनुज गुप्ता जी का बी आ गया, गतिज ऊर्जा। और लोग ओजीए वाले का बी, बहुत बढ़िया, ओजीए वाले जी। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब एक खींचे हुए
धनुष से तीर को छोड़ते हैं तो तीर की हमारी स्थितिज ऊर्जा में रहती है, जब उसको छोड़ दिया जाता है तो वह गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। आरपी मोटिवेशन जी का भी आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? चलिए अब बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बताइए। न्यूटन की गति का पहला नियम, संवेग संरक्षण का नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या न्यूटन की गति का दूसरा नियम? अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जब कोई स्थिर बस, मान लीजिए सपोज कोई स्थिर बस से अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर ऑटोमेटिक क्यों? जब चलिए अनुज गुप्ता जी के ये आ गया, बहुत बढ़िया अनुज गुप्ता जी। और लोग कमेंट करके बताइए कि जब कोई बस खड़ी हो या कोई गाड़ी या खड़ी होती है, जब उस पर बैठे यात्री होते हैं, अगर बस अचानक चलने लगती है तो उसमें बैठे जो यात्री होते हैं वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? अर्थात वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, पूर्व स्थिति में बने रहना चाहते हैं। वो क्या हो, गति का विरोध करते हैं, अपनी स्थिति को पूरा बनाए रखना चाहते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम जो हमारा होता है ना, जड़त्व का नियम, उसी पर आधारित है कि जो इस पूर्वा स्थिति को बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं, मोशन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये अपना हमारा क्या है, न्यूटन की गति का पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट रूल। ठीक है अनुज गुप्ता जी, बहुत बढ़िया अनुज गुप्ता जी, बहुत शानदार आपने आंसर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? चलिए बताइए। दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर होता है। दो वस्तुओं के मध्य का जो बल होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यह न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? गति का प्रथम नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम और दूसरा नियम, या गति का प्रथम नियम? चलिए इसको राइट आंसर बताइए। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया ए भैया। चलिए अब 29 का आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारा न्यूटन के जो गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम किसी वस्तु पर जितनी क्रिया करेंगे विपरीत में प्रतिक्रिया उतनी ही बराबर मिलेगी। तो न्यूटन का हमारा जो है ये तीसरा ला है। अनुज गुप्ता जी का ए आ गया, गति का तीसरा नियम। बहुत बढ़िया अनुज गुप्ता जी। ओजीए वाले का 29 का है। आरपी मोटिवेशन जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गति का तीसरा नियम जो हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड रूल हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि ताकि इस पे खाली स्पेस है का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। दिशा, गति, आराम, आकार? चलिए भैया बताइए अब 29 का क्या होगा, गति। बताइए जल्दी से क्या होगा 29 का राइट आंसर बताइए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि इस पे खाली स्थान है, इस पे क्या होगा, दिशा, गति, आराम या आकार? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ओजी वाले का आ गया 30 का बी। चलिए ओजी वाले जी बहुत बढ़िया। और लोग कमेंट करके बताइए। ओनली सक्सेस जी का भी बी आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गति। गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी, गति। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बताइए। चलिए, वस्तु का संवेग कहा गया 3 गुना कर दिया, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी से। वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है भैया, बताइए जल्दी। मूल का 9 गुना हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। अर्थात के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर से सॉल्व कीजिए। के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर से हाफ एम बी स्क्वायर, अर्थात इसको के वन मान लीजिए, इसको वेग कहा गया, वी वन मान लीजिए। के टू का कहा गया है हाफ
यम वेग कितना कर दिया है, 3 गुना कर दिया गया है, अर्थात 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9, सीधा सीधा पता चल रहा है कि 9 गुना हो जाएगी। मूल का क्या हो जाएगा 9 गुना, अनुज गुप्ता जी का आ गया 9 गुना। ठीक है भैया, अनुज गुप्ता जी का है 9 गुना, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल का 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, मूल का 9 गुना। ओजीए वाले का ए, आरपी मोटिवेशन जी का ए आ गया, इसका क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है। चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम है भैया। न्यूटन का जो तीसरा हमारा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, ये हमारा तीसरा नियम है, हो जाएगा न्यूटन गति का तीसरा नियम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा, न्यूटन गति का तीसरा नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। अब इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। 33 का, एक घूमता हुआ पहिया, चलिए, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली जो होती है वो क्या है, अधिक काम कर सकती है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, आरपी मोटिवेशन जी, बी, बहुत बढ़िया। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनुज गुप्ता जी का डी, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका बताइए, एक क्वेश्चन और यही करा देते हैं, उसके बाद कल कराएंगे। ठीक है, 34 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। चलिए, न्यूटन का जो तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसका उदाहरण क्या है, इसमें आप लोग कमेंट कीजिए। जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये हो गया। रॉकेट लॉन्च करना, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाना, जब हम पैदल पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लिखित में से कौन से गति का तीसरा नियम का उदाहरण है, चलिए बताइए, तीसरा नियम का उदाहरण बताइए। कमेंट करके बताइए। अनुज गुप्ता जी का आ गया बी भैया, चलिए बहुत बढ़िया अनुज गुप्ता जी, आरपी मोटिवेशन का सी, ओनली सक्सेस जी का सी। इसका जो रॉकेट का जो सिद्धांत हमारा काम करता है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे प्रतिपादित है। जो उसको जेट निकलता है ना, जो गैस निकलती है, जब तेजी से गैस निकलती है तो क्या करते हैं, मोटिवेशनल शॉर्ट का भी सी आ गया है, सी नहीं होगा, इसका बी होगा। अनुज गुप्ता जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर बहुत सही है। रॉकेट लॉन्च करना जो होता है, जो उसमें गैस निकलती है, वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम से उतनी ही तेजी से वो आगे की तरफ भागती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। और इसका जो एक ए वाला क्या कहा गया है, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये हमारा पहला नियम के अनुसार हो जाएगा, जड़त्व का नियम जिसको बोला जाता है, जड़त्व के नियम के अनुसार ये पहला नियम, इसमें पहला नियम जड़त्व का नियम न्यूटन का, इसमें पहला नियम लगेगा। अब एस सी वाले में क्या लगेगा, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं, यह न्यूटन का दूसरा नियम पर है, यह न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है, न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है भैया, न्यूटन का दूसरा नियम, आरपी मोटिवेशन जी बी। चलिए भैया अब यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि आगे मैथ की क्लास है, आप सभी लोग मैथ में आकर बने रहिए, मैथ में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट चल रहा है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग उसमें आइए और आसानी से सीखिए कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम क्लास को अपना यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।